जय हिंद। मैं दुर्गेश। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द जीएस रिसर्च सेंटर में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में, जहां से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप देखेंगे भारत के मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियों का उल्लेख किया गया था, लेकिन वर्तमान समय में इनकी संख्या बढ़ के 12 हो गई है। यानी 4 अनुसूची बाद में जोड़ दी गई संविधान संशोधन करके। तो आप देखेंगे जो भारतीय संविधान की पहली अनुसूची है यानी अनुसूची 1, उसमें राज्यों का वर्णन किया गया है, यानी राज्यों से संबंधित प्राविधान हैं। और ये राज्य कैसे, ये केंद्र शासित और राज्यों द्वारा शासित दोनों प्रकार के राज्यों का उल्लेख किया गया है। यानी सभी राज्यों का, चाहे जिस भी प्रकार के राज्य हों, सभी से संबंधित प्राविधान किस अनुसूची के तहत आएंगे? अनुसूची 1 के तहत। एक बार प्रश्न भी पूछा गया है कि यदि भारतीय संघ में किसी नए राज्य का प्रवेश किया जाएगा तो किस अनुसूची में संशोधन किया जाएगा, किस अनुसूची में परिवर्तन किया जाएगा? तो किस में किया जाएगा? अनुसूची 1 में। और देखेंगे आप अनुसूची 2, इस अनुसूची 2 के तहत संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन का प्राविधान किया गया है। वेतन किसका? संवैधानिक पदाधिकारियों का। सबके वेतन की बात नहीं की गई, केवल संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन की बात की गई है। ये संवैधानिक पदाधिकारी कौन होते हैं, पहले इसको आप समझिए। संवैधानिक पदाधिकारी हम उनको कहेंगे जिनका उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है, जैसे भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, न्यायाधीश। इस प्रकार के जो भी पदाधिकारी हैं जिनका उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है, उन सभी के वेतन का प्राविधान किस अनुसूची में किया गया है? अनुसूची 2 में। और अनुसूची 3 की अगर हम बात करें, अनुसूची 3 में संवैधानिक पदाधिकारियों के शपथ का प्राविधान किया गया है। शपथ का किसके? संवैधानिक पदाधिकारियों के शपथ का प्राविधान किस में किया गया? अनुसूची 3 में। यानी वे पदाधिकारी जिनका उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है, उनके शपथ का प्राविधान किस अनुसूची में किया गया है? अनुसूची 3। यानी कोई भी संवैधानिक पदाधिकारी शपथ किस अनुसूची के तहत लेगा? तो ये अनुसूची 3 के तहत लेगा शपथ। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि भारत का राष्ट्रपति किस अनुसूची के तहत शपथ लेता है, किस अनुसूची के तहत वेतन दिया जाता है। ये सारे प्रश्न नॉर्मली पूछे ही जाते हैं। और आप देखेंगे अनुसूची 4, इसमें राज्यसभा में, अनुसूची 4 के अनुसार राज्यसभा में केंद्र और राज्यों से कितने सदस्य जाएंगे राज्यसभा में, ये निर्धारण किस अनुसूची के तहत किया गया है? अनुसूची 4 के तहत। यानी अनुसूची 4 के तहत राज्यसभा में सीटों का आवंटन की बात की गई है। यानी राज्यसभा में केंद्र से कितने सदस्य जाएंगे और राज्यों से कितने सदस्य जाएंगे, ये किस अनुसूची में जिक्र उसका मिलेगा? अनुसूची 4 में। यानी अनुसूची 4 के अनुसार राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया जाता है, अनुसूची 4 के अनुसार। और आप देखेंगे अनुसूची 5, अनुसूची 5 में SC/ST के प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित प्रावधान किया गया है। प्रशासन व नियंत्रण का मतलब हुआ भारतीय राज्य क्षेत्र में जो भी SC या ST हैं, उनके लिए कुछ विशेष कानून बनाए गए हैं, उनके लिए प्रशासन की विशेष सुविधा दी गई है। यानी जो सुविधा दी गई है विशेष रूप से SC और ST के लिए, वो किस अनुसूची के तहत? अनुसूची 5 के तहत। अनुसूची 5 के तहत SC/ST का मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। SC का मतलब शेड्यूल कास्ट और ST का मतलब शेड्यूल ट्राइब। ट्राइब का मतलब जनजाति। SC/ST शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित प्राविधान किस अनुसूची में? अनुसूची 5 में किया गया है। और आप देखेंगे अनुसूची 6 में ST के प्रशासन व नियंत्रण संबंधी प्राविधान किया गया। लेकिन ये ST कौन? भारत के सभी राज्य क्षेत्रों के या किसी विशेष राज्य क्षेत्र के? तो आप देखेंगे पूर्वोत्तर के राज्य क्षेत्रों के ST के प्रशासन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। ये पूर्वोत्तर में भी सारे राज्य नहीं। देखिए पूर्वोत्तर में 7 सिस्टर स्टेट्स आप जानते होंगे, लेकिन उन सब का नहीं। पूर्वोत्तर में भी मात्र 4 राज्यों का जिक्र किया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। क्या? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के ST से संबंधित प्रशासन व नियंत्रण का प्राविधान किस अनुसूची में किया गया है? तो अनुसूची 6 में। यानी अनुसूची 6 के तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के ST यानी अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रशासन व नियंत्रण का प्राविधान किया गया है, किस? अनुसूची 6 के तहत। और आप देखेंगे अनुसूची 7, अनुसूची 7 में
3 प्रकार की सूचियों का उल्लेख किया गया है, यानी भारतीय संविधान में कुल 3 प्रकार की सूचियां होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और इन तीनों प्रकार की सूचियों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है, तो अनुसूची 7 में, यानी सूची से संबंधित किसी भी प्रकार का प्राविधान अनुसूची 7 में किया गया है। क्या अनुसूची 7 में 3 प्रकार की सूचियों का प्राविधान किया गया है। ये सूची कौन कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये संघ सूची जो है, संघ सूची केंद्र से संबंधित होती है, यानी संघ सूची पे वे विषय होते हैं, संघ सूची के अंतर्गत वे विषय आएंगे जिस पे केवल केंद्र सरकार कानून बना सकता है, उनको हम संघ सूची के अंतर्गत रखेंगे। और राज्य सूची के अंतर्गत वे विषय आएंगे जिस पे केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है, यानी राज्य सरकार से संबंधित कौन सी अनुसूची है, राज्य सूची। और समवर्ती सूची ये जो है, ये इस सूची पे राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। यानी अगर ये पूछा जाए कि समवर्ती सूची पे किसको अधिकार है कानून बनाने का, तो किसको है, केंद्र को भी है, राज्य को भी, यानी राज्य और केंद्र दोनों किस पे बनाएंगे कानून, समवर्ती सूची पे। जबकि राज्य सूची पे केवल राज्य सरकार कानून बनाएगा और संघ सूची पे केवल केंद्र सरकार कानून बनाएगा। और आप देखेंगे ये जो संघ सूची थी, प्रारंभ में जब संविधान लागू किया गया, मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय शामिल किए गए थे, लेकिन वर्तमान समय में इनकी संख्या बढ़ के 100 हो गई है। और इसी प्रकार से आप देखेंगे राज्य सूची में, मूल संविधान में राज्य सूची में 66 विषय दिए गए थे, लेकिन वर्तमान समय में इनकी संख्या घटकर कितना हो गई है, 61 हो गई है। और आप देखेंगे जो समवर्ती सूची है, मूल संविधान में इसमें कुल 47 विषय दिए गए थे, लेकिन वर्तमान समय में इनकी विषय की संख्या बढ़ के कितनी हो गई है, 52 हो गई है। यानी समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, तो 52 विषय हैं। राज्य सूची में कितने विषय, 61 विषय। और संघ सूची में कितने विषय, तो 100 विषय शामिल किए गए हैं। आइए अब देखते हैं 8वीं अनुसूची के बारे में। ये 8वीं अनुसूची भारतीय संविधान में वर्णित भाषाओं से संबंधित है। वैसे तो भारत में भाषाएं कई ढेर सारी बोली जाती हैं, लेकिन भारतीय संविधान में कुछ भाषाओं को वर्णित किया गया, कुछ भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिन भाषाओं का प्रयोग राज्य अपने प्रशासनिक कार्य में कर सकते हैं। यानी राज्य भारतीय संविधान में वर्णित भाषाओं का ही प्रयोग कर सकते हैं अपने प्रशासनिक कार्यों में, अन्य किसी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और इसको संविधान में वर्णित कर दिया गया है कि किन किन भाषाओं का प्रयोग कर सकता है राज्य। तो जिन भी भाषाओं का प्रयोग राज्य कर सकते हैं प्रशासनिक कार्य में, प्रशासनिक शब्दावली के रूप में, उनका उल्लेख किसमें किया गया है, अनुसूची 8 में। यानी अनुसूची 8 पूरी तरह से भाषाओं से संबंधित है। और आप देखेंगे भारत के मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं शामिल की गई थीं, जबकि वर्तमान समय में उनकी संख्या बढ़ के 22 हो गई है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है कि भारत के मूल संविधान में कितनी भाषाएं वर्णित थी, तो कितनी थी, 14 थी। वर्तमान में कितनी हो गई हैं, 22 हो चुकी हैं। और आप देखेंगे अनुसूची 9, 10, 11, 12 ये 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई। मैंने आपको पहले ही बताया कि भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, वर्तमान में इनकी संख्या 12 हो गई, यानी 9, 10, 11, 12 ये 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई। ये 9वीं अनुसूची जो है, ये ऐसे विषय से संबंधित है जो वाद्य योग्य नहीं है। ये वाद्य योग्य क्या है, पहले इसको देखते हैं। वाद्य योग्य वो विषय माने जाएंगे जिन पे कानून तो बनाया गया है, लेकिन उसको न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। वो राज्य की इच्छा के ऊपर निर्भर होगा कि उसको कैसे लागू करना है कि नहीं करना है, ये राज्य निर्धारित करेगा। यानी ऐसे विषय जो वाद्य योग्य नहीं है, यानी ऐसे विषय जो न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाए जा सकते, वो किस अनुसूची के अंतर्गत आएंगे, अनुसूची 9 के तहत। यानी अनुसूची 9 के तहत ऐसे विषय रखे गए हैं जो वाद्य योग्य नहीं हैं। और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूची 9 जोड़ी गई है, तो किस संविधान संशोधन द्वारा, पहले संविधान संशोधन के द्वारा जो 1951 में किया गया। 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया, और पहले संविधान संशोधन की सबसे बड़ी बात क्या है कि अनुसूची 9 को जोड़ दिया गया। और ये अनुसूची 9 किससे संबंधित है,
ये राजस्व से संबंधित थी, बंदोबस्त से संबंधित थी और इसको लागू नहीं करवाया जा सकता न्यायालय के द्वारा। और आप देखेंगे अनुसूची 10 दल बदल कानून से संबंधित है। ये आपको पहले से ही रटा होगा, द से दल बदल और द से 10। तो दल बदल कानून से संबंधित कौन सी अनुसूची है? अनुसूची 10। ये दल बदल कानून क्या है, पहले इसको देखते हैं। ये आप देखेंगे भारतीय संविधान के अनुसार जब चुनाव होता है, कभी कभी होता है कि चुनाव के बाद किसी की पूर्ण बहुमत नहीं बन पाती, और ऐसा कई मौका आया जब ये समस्याएं होती थी कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनने में समस्या होती थी। लेकिन समस्याएं तब ज़्यादा जटिल हो गईं जब अचानक से एक दल किसी दूसरे दल में परिवर्तित होने लगा तब। तो इसके लिए एक कानून बनाया गया कि कोई भी दल चुनाव से पहले अपना दल परिवर्तन कर सकता है, लेकिन चुनाव होने के बाद वो दल परिवर्तन नहीं कर सकता। यानी समर्थन तो कर सकता है, लेकिन वो एक दल से किसी दूसरे दल में नहीं शामिल हो सकता चुनाव होने के बाद। तो इस कानून को क्या कहा गया? दल बदल कानून। यानी दल जो बदल लेते थे वही रोक दिया गया। दल अचानक से नहीं बदल सकते, दल बदलने का टाइम निर्धारित कर दिया गया कि ये दल कब बदलेंगे, चुनाव से पहले, चुनाव होने के बाद दल नहीं बदलेंगे। तो दल बदल कानून किससे संबंधित है? अनुसूची 10 से। और ये दल बदल कानून कब शामिल किया गया भारतीय संविधान में, किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 52वां संविधान संशोधन द्वारा अनुसूची 10 को शामिल किया गया। ये 52वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1985 में। यानी 1985 में हुए 52वां संविधान संशोधन के तहत दल बदल कानून को अनुसूची 10 के रूप में शामिल कर दिया गया। कहाँ? भारतीय संविधान में शामिल कर दिया गया। और आप देखेंगे अनुसूची 11 के तहत ग्राम पंचायतों और पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया। क्या? ग्राम पंचायत और पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किसमें किया गया है? अनुसूची 11 में। पीसीएस में प्रश्न पूछा गया है कि ग्राम पंचायत को कितने विषय दिए गए हैं। ये अभी हाल में ही शायद एमपी पीसीएस में पूछा है या किसी पीसीएस में ही पूछा है। तो कितने विषय दिए गए हैं? 29 विषय दिए गए हैं। किसको? ग्राम पंचायत या पंचायती राज व्यवस्था को कितने विषय दिए गए हैं? 29 विषय। और ये कब जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन द्वारा, जो 1992-93 में हुआ। ये 92-93 का मतलब ये हुआ कि 93 में कंप्लीट हुआ, यानी पारित हुआ, जबकि प्रस्ताव कब रखा गया था? 92 में, लेकिन 93 में कंप्लीट हुआ था, इसलिए 92-93 कहेंगे आप। तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा अनुसूची जोड़ा गया भारतीय संविधान में? तो अनुसूची 11। अनुसूची 11 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया भारतीय संविधान में। और अनुसूची 11 में कितने विषय शामिल हैं? यानी ग्राम पंचायतों या पंचायती राज व्यवस्था में तो 29 विषय शामिल हैं। और देखेंगे अनुसूची 12, ये नगर पालिका या नगर निगम से संबंधित है। और इसमें कितने विषय दिए गए हैं? 18 विषय दिए गए हैं। ये 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। किसको? नगर पालिका और नगर निगम को किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 74वां संविधान संशोधन 1992-93 में ही इसे भी जोड़ा गया। आप देखेंगे इस प्रकार से यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। कभी कभी अनुसूचियाँ एक तरफ दे देता है और ये इनमें वर्णित बातों को आगे पीछे करके देता है कूट मिलाने के लिए, और कभी कभी विषय से संबंधित पूछ लेता है। और सबसे ज़्यादा प्रश्न तो 9, 10, 11, 12 यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हमेशा से पूछे जाते रहे हैं कि किस संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, कब जोड़ी गई, कभी कभी पूछा जाता है, और इनमें विषय कौन कौन से हैं, कितने विषय हैं। इस प्रकार के प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं और इधर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।